नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, जो पूरे देश में नहीं हुआ, वो हिमाचल प्रदेश में हो गया है। जी हां, एक ऐसा कानून अब प्रदेश में आज जो विधानसभा में लगा था, जो अयोग्य विधायक हैं उनकी पेंशन बंद होगी। इससे पहले कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी खबर है, बताएंगे आप को। और जो कथित अवैध मस्जिद का विवाद है, उसमें आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जमकर जो है वो जुबानी हमला बोला। और क्या उन्होंने कहा है आपको बताएंगे। वहीं एमएलए ने भी, जो शिमला शहरी के जो एमएलए, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसके अलावा आपको बताएंगे कर्मचारियों की सैलरी क्या 5 तारीख को, देखिए कल तो आएगी, सीएम ने कह दिया है कि आगामी समय में भी 5 तारीख को आएगी या फिर उससे पहले आएगी। संक्षेप में खबर बताएंगे, पेंशन को लेकर आपको सूचना देंगे और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सभी खबरें आपको बताएंगे। और विधानसभा में आज क्या हुआ है वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने वाला संशोधन विधेयक पास हो गया है। अब इसे केवल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राज्यपाल से हरी झंडी मिलेगी, यह कानून का रूप ले लेगा। इस तरह का प्रावधान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इससे संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायक आगामी समय में पेंशन के हकदार नहीं होंगे। जो पिछले विधायक भी हैं, बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल दल बदल को हतोत्साहित करने की जो है वो मंशा से सदन में विधानसभा सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। सदन में आज इस पर विस्तृत चर्चा हुई। विपक्ष ने इसे बदले की भावना से लाया गया संशोधन बताते हुए वापस लेने या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भविष्य में दल बदल रोकने व साफ सुथरी राजनीति के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में कोई द्वेष भावना नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब दलगत राजनीति रोकने के लिए जो दल बदल कानून बनाया था, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सशक्त लोकतंत्र और राजनीति में पारदर्शिता के लिए सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो आगे जाकर आपके साथ भी धोखा कर सकते हैं, इसलिए यह कानून जरूरी है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस संशोधन का कोई भी औचित्य नहीं है। बदले की भावना से कानून नहीं बदले जाते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से विधायक क्यों नाराज थे, इस पर उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए था। अगर अभी भी इसी भावना से काम करेंगे तो यह ठीक नहीं है, इसलिए सरकार इस संशोधन को वापस लें। वहीं राजस्व मंत्री को भी बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि दल बदल रोकने की बात इस बिल में कही गई है। जो दल बदलते हैं उनको भविष्य में सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया होता है। जिन लोगों ने यह उल्लंघन किया वो इसके हकदार नहीं हैं। इसकी वजह से हिमाचल में जो है वो विकास भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है वह गद्दार हैं। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हम राजनीति क्षेत्र में हैं, जो हो गया वो सो हो गया, हमें आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल में प्रतिशोध की भावना है। इस पर दल बदल का जो विषय है वो कहां से आया। अगर राज्यसभा में वोट किसी और को दिया है तो उसमें सदस्यता कहां जाती है। व्हिप के उल्लंघन पर उनकी सदस्यता गई है। दल बदल के तहत कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, ये तो हमने वो बात बताई आपको जो विपक्ष के सदस्यों को भी यहां पर बोलने का मौका दिया गया। कांग्रेस के 6 बागियों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली बार विधायक बने थे और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जैसे राज्यपाल से इस बिल को मंजूरी मिलेगी, इनके सारी जो पेंशन और भत्ते हैं वो रुक जाएंगे। इसी तरह धर्मशाला से जो विधायक है सुधीर शर्मा, मौजूदा समय में विधायक है बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, इनकी भी दिसंबर 2022 से मई 2024 तक की जो पेंशन है वो कट जाएगी। वहीं सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, इनकी भी इस टर्म की जो पेंशन है वो रुक जाएगी। हिमाचल प्रदेश में ये कानून अब पहली बार बने, राज्यपाल से मंजूरी इसको मिल जाएगी। और अब आगामी समय में कोई दल बदल के दायरे में कोई व्यक्ति आता है, कोई नेता आता है, तो उन पर भी ये जो कानून है वो लगेगा। इसको
इसको आज पारित कर दिया गया, इस बिल को जो है वो पारित कर दिया, विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर बताते हैं आपको, हिमाचल में कर्मचारियों को हर माह मिलने वाले वेतन और पेंशन का जो विवाद है अब थम गया है। आखिर आज विधानसभा में हुआ क्या है, आपको विस्तार में बताते हैं। सीएम सुक्खू ने विपक्ष के नेताओं द्वारा इस पर लगातार की जा रही टिप्पणी और विवाद के बाद आज खुद इस पर पूर्ण विराम लगाया है। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को उनकी सैलरी मिल जाएगी, यानी कल सैलरी आई कर्मचारियों को। वहीं जो पेंशनर हैं उनको 10 तारीख को उनकी पेंशन मिलेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को हम धीरे धीरे पटरी पर ला रहे हैं और जो पिछली सरकार ने सूबे की जनता का पैसा पानी की तरह बहाया था, उसी वित्तीय स्थिति को हम ठीक कर रहे हैं और हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, सीएम ने यह कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे प्रदेश को हर माह जहां 3 करोड़ तो सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। सीएम ने कहा कि राज्य में पहली तारीख को सैलरी पेंशन दी जाती है अभी अमूमन, जबकि भारत सरकार से जो राज्य का हक है हिमाचल प्रदेश का, उसमें से 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए आने हैं इस माह और 10 तारीख को केंद्र से सेंट्रल शेयर टैक्स के रूप में 740 करोड़ रुपए मिलते हैं और ये हर माह अलग अलग भी होते हैं, आपको आपकी जानकारी बता रहे हैं। इसी वजह से हमें 5 दिन के लिए, क्योंकि हमें जो है वो 6 तारीख को आता है ये पैसा, तो हम जो है वो 5 दिन के लिए लोन लेते हैं, ऋण लेना पड़ता है हमें और ऋण लेने पर जो है वो 7.50% ब्याज चुकानी पड़ती है और ये टोटल जो है वो 3 करोड़ रुपए बनता है पर माह और सालाना ये 36 करोड़ रुपए बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होता है, कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में यह व्यवस्था बोर्ड निगमों पर लागू नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बोर्ड निगम अपने हिसाब से कर्मचारियों को सैलरी पेंशन आगे भी देते रहेंगे अपने अनुसार, यानी उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि 5 व 10 तारीख को सैलरी और पेंशन देने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारी सरकार खर्चे का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। वहीं हमारी सरकार ने राजकोषीय समझदारी के लिए व्यय का प्राप्ति के साथ मैपिंग करने का भी प्रयास किया है ताकि ऋण राशि उठाकर ब्याज के अनावश्यक बोझ को घटाया जा सके। अब सीएम सुक्खू ने जो जुबानी हमला बोला उसे बताते हैं आपको। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को बनी थी और उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था, लेकिन अब कोई आर्थिक संकट नहीं है। इसे ठीक करने में हमें अड़चनें आ रही है, तकलीफें आ रही है, ये जरूर हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला समय है, उसमें स्थिति को अच्छा किया जा सके। सीएम ने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं और सीएम ने यह बात भी कही कि जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी 2018-19 में और 19-20 में, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस था, लेकिन बावजूद इसके कर्मचारियों और पेंशनरों को पूर्व सरकार ने डीए और जो अन्य वित्तीय लाभ हैं वो नहीं दिए, उसका बोझ भी हमारे ऊपर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, चुनाव से 6 महीने पहले अमीरों से लेकर सबको विपक्ष ने फ्री पानी और फ्री बिजली पानी भी दे दिया और जो 10-10 करोड़ का टैक्स देते हैं उन होटलों को भी फ्री बिजली और पानी दे दिया। बिना बजट के 600 से अधिक जो शिक्षण संस्थान है वो खोल दिए गए और जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात विपक्ष हमारे लिए कहता है, ये रेवड़ियां हमने नहीं, उस वक्त भाजपा ने बांटी। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने हर प्रकार की जो कोशिश है वो की, लेकिन वो नहीं जीत पाए। हमारी सरकार तो उसमें आर्थिक सुधार कर रही है, जिसके परिणाम आगामी समय में अच्छे साबित होंगे। वहीं जयराम ठाकुर ने आज जो कहा, अब सीएम का जो रिप्लाई आया, सीएम ने जो बात कही उस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का जो 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी जहां इनकी नाकामी होती है वहां ये दोष केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकार को देते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे समय में तो आर्थिक दृष्टि से हालात इतने अच्छे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी जिम्मेवारी को समझा। बतौर सीएम और वित्त मंत्री एक दिन भी वेतन पेंशन को नहीं रोका, जबकि कोरोना का बुरा समय भी हमारे वक्त
वक्त आया था, बावजूद इसके एक दिन भी सैलरी को नहीं रोका गया। वहीं हमने एरियर का भी भुगतान किया। नेता विपक्ष ने कहा कि आज मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि 5 तारीख तक वेतन देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, उसके लिए भी अब सरकार के पास बजट नहीं बचा है। सीएम ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही यार, बताते हैं आपको। सीएम ने कहा कि मैं भी कर्मचारी का बेटा हूं, कर्मचारियों और जो पेंशनर हैं उनका दर्द समझता हूं। सरकार कर्मचारी प्रदेश जो सरकारी कर्मचारी है वो प्रदेश सरकार के परिवार के सदस्य हैं। जो एक महीने कर्मचारियों को थोड़ा दर्द उठाना पड़ा है, चाहे वो ईएमआई का हो या फिर और खर्चे, हमारी कोशिश रहेगी, ये महत्वपूर्ण खबर है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगामी समय में 1 तारीख को ही सैलरी दें और इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। बाकी सैलरी और पेंशन कर्मचारियों का हक है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि सीएम ने कि सैलरी कर्मचारियों को कल आएगी 5 तारीख को, जो सीएम ने कहा है आज लिखित में जो जवाब दिया है, और जो पेंशनर है 10 तारीख को पेंशन आएगी। लेकिन सीएम ने एक बात कही है जो अभी की स्थिति ही है, हमने आपको बता दी थी 2300 करोड़ के आसपास रह गया है टोटल पैसा जो दिसंबर तक लोन ले सकती है सरकार, जो लिमिट बची हुई है। और ऐसे में जो आज सीएम ने बात कही है कि जो राशि आती है हमें केंद्र से सहायता के रूप में, जो हमारा हक भी बनता है, एक 6 तारीख को आती है, एक 10 तारीख को आती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 तारीख तक हम लोन ना लें, और जो 5 दिन का पैसा बनता है लोन का 7.5% के आसपास जो ब्याज लगती है, उससे 3 करोड़ रुपए जो है वो कह सकते हैं आप 1 महीने का बनता है। और ये टोटल साल का जो 36 करोड़ बनता है, तो हम इसको रोकना चाहते हैं कि 36 करोड़ जो ये पैसा है कहीं और खर्च हो। लेकिन सीएम ने ये जरूर कहा है कि कोशिश करेंगे अगले महीने से 1 तारीख को ही सैलरी आए। और अब देखना पड़ेगा कि अगले महीने से सैलरी आती है 1 तारीख को नहीं आती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 1 तारीख को अगर सैलरी देनी है तो फिर जो अपने जो अर्थव्यवस्था की बात सीएम करें पटरी पर ला रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे थोड़ा सा और अधिक जो धन है वो एकत्रित करना पड़ेगा सरकार को, तभी जो है वो सैलरी 1 तारीख को आ पाएगी। बाकी आज सीएम ने एक और बड़ी बात कही है डीए को लेकर के। सीएम ने जो बात कही है, बोर्ड निगम फायदे में चल रहे हैं और बोर्ड निगम अपने हिसाब से सैलरी भी दे सकते हैं। अगर उनको घाटा होता है तो फिर वो सरकार से सहायता मांगते हैं और हम सरकार जो है वो उनको सहायता भी देती है। लेकिन सीएम ने बड़ी बात कही है कि आगामी समय में जो निगम और बोर्ड जिनमें कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एचआरटीसी कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसमें अभी फायदे में आगामी समय में जो आएगा, उसमें कर्मचारियों को डीए एरियर का भी जो भुगतान है वो भी किया जाएगा। यानी सीएम ने ये कह दिया स्पष्ट तौर पर, जो तो सरकारी कर्मचारी हैं, देखिए बोर्ड निगम जो अलग अपने स्तर पर जो है वो सैलरी भी देते हैं, अपने स्तर पर जो है वो काम भी करते हैं, हालांकि उसमें सरकार जो हर चीज़ों को देखती है। लेकिन सीएम ने कहा कि आगामी समय में जो बोर्ड निगम है उसमें डीए एरियर का भी भुगतान हो, जो सरप्लस जो फायदे में आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी उनको हम डीए एरियर भी दें। तो बोर्ड निगमों में सैलरी कब आएगी बता देते हैं आपको। बोर्ड निगमों में सैलरी सीएम ने कहा है कि हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, अगर फायदे में है तो वो 1 तारीख को सैलरी दे सकते हैं। बाकी जो हमारी सैलरी है, प्रदेश के कर्मचारी है, उनकी सैलरी हम कोशिश करेंगे अगले महीने जो है वो 1 तारीख को दे सकें। लेकिन जो सैलरी है वो कल आनी है और जो पेंशन है वो 10 तारीख को आनी है। इसके अलावा एक जो और बड़ी खबर है बता देते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में आगामी समय में, क्योंकि सीएम ने कह दिया कि कड़क फैसले लेने होंगे ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, सीएम ने एक हिंट दिया है कि हिमाचल प्रदेश में डीजल के रेट बढ़ सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण है। और सीएम ने यह भी कहा कि हमारे पास लोन लेने की जो लिमिट है वो काफी कम है, ऐसे में आगामी समय में जो डीजल के रेट है वो बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं जो फ्री बिजली और जो पानी को लेकर के बात जो डिसीजन हो चुका है, इसमें हालांकि अभी जमीनी स्तर पर इसका जो है वो असर नहीं दिखा है, लेकिन पहले चरण में सीएम ने आज बड़ी बात कही है कि सितंबर माह से हमने, यानी इसी माह से जो होटल हैं जिनका जो है वो फ्री कर दिया था 1% के आसपास, तो 1 रुपए के आसपास जो है वो उनको भी सब्सिडी दे दी गई थी, होटलों को भी जिनका करोड़ों रुपए जो टैक्स देते हैं, उनके लिए जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ा दी गई है इसी महीने से। ये सीएम ने कहा है आगामी समय में जो गाँव हैं वहां पर भी किस तरीके से जो है वो बिजली का रेट, बिजली कितने दर में दी जानी चाहिए, इसके लिए सरकार जो है खाका तैयार कर रही है। ये हम सेकंड फेज में करेंगे। पहले फेज में हमने होटलों में जो बिजली है वो महंगी कर दी है।
ताकि रेवेन्यू जनरेट हो और जो प्रदेश के विकास कार्यों में इस पैसे को खर्च किया जा सके, ये सीएम ने कहा है। इसके अलावा सीएम ने ये भी, जो गांव में जो अभी बिजली मिलती है, जो 1 मीटर मिलता है सब्सिडी का, 1 मीटर ही जो है वो यूज हो सकेगा। बाकी में जो, चाहे वो शहर में, आप शिमला को ले लीजिए, धर्मशाला को ले लीजिए, चंबा को, किसी भी शहर को ले लीजिए, अगर आप किसी मकान में रह रहे हैं किराए पर, उसमें भी जो मकान का मालिक है उनको तो मिलेगा एक जो मीटर है उस पर सब्सिडी, लेकिन जो उसके किराएदार हैं उनको बिजली का जो मीटर है वो सब्सिडी पर नहीं मिलेगा, यानी सब्सिडी उस पर नहीं मिलेगी, तो फिर बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें पानी को लेकर, जो पानी के रेट हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये फिक्स होगा, लेकिन शहरों में जो है वो थोड़ा और अधिक जो है वो लिया जा सकता है जी पानी को लेकर के। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। बाकी इसमें भी सरकार ये कह रही है जो गरीब लोग होंगे, जिनको 50,000 से कम आय होगी, उनको हम फ्री ही रखेंगे। इसके अलावा बात करें एक बड़े विवाद को लेकर के, विधानसभा में बुधवार को यानी आज शिमला के उपनगर संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण का मामला गूंजा। सदन में मस्जिद को लेकर कांग्रेस के मंत्री और विधायक एक दूसरे पर निशाना साधते, तंज कसते हुए नजर आए। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मस्जिद और विशेष समुदाय पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने पैरवी की है आज, जबकि कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने सदन में इस मामले को तूल नहीं देने और कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की वकालत की। धनाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि संजौली में कथित अवैध मस्जिद के कारण लोगों में आक्रोश है। एक विशेष समुदाय के नए नए लोग रोज यहां आ रहे हैं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय व्यक्ति अवैध धारा बना दें तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। और संजौली में बिना परमिशन बहुमंजिला मस्जिद बना दी गई, लेकिन इसे अभी तक नहीं तोड़ा गया। अनिरुद्ध ने कहा कि जब इसका निर्माण किया गया तो प्रशासन कहां सोया हुआ था। 6057 वर्ग फीट अवैध निर्माण किया गया है, अनिरुद्ध सिंह ने कहा है। इनका बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया? उन्होंने ये भी कहा कि लोअर बाजार में औरतों का चलना मुश्किल हो गया, शिमला में चोरियां हो रही है, लव जिहाद क्राइम हो रहा है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। वहीं सदन में जो कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्था, उन्होंने कहा कि शनिवार रात को हमारे अपने लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, अब इस झगड़े को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। इसमें 10-15 साल पहले निर्माण शुरू हुआ था और आसपास की जो जमीन है वो भी वक्फ बोर्ड की है। अगर वक्फ बोर्ड एक्शन लेता है तो हमारे लोग भी इसमें फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के साथ 5-6 शौचालय बनाए गए थे। इसी साल जून में 3 दिन के अंदर उनको तोड़ दिया गया था। अब वो केस एमसी में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, बिना मतलब का तूल नहीं दिया जाए। ये उन्होंने कहा है। ये छोटा मसला नहीं है, हमें मालूम है कानून पुलिस अपना एक्शन लें, जो भी कार्रवाई होती है वो की जाए, लेकिन इसको धार्मिक जो विवाद है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, ये एमएलए ने कहा है। वहीं जो चौपाल के विधायक हैं बलवीर वर्मा, उन्होंने भी कहा कि जिस जगह मस्जिद है वहां कई मंदिर, स्कूल, पुस्तकालय, डिग्री कॉलेज, ट्यूशन सेंटर उसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द है। मस्जिद के आसपास 99% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहां स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां 50-100 नहीं बल्कि 500 आदमी अपने धर्म का प्रचार के लिए इकट्ठे होते हैं। उन्होंने कहा कि संजौली में धर्म के नाम पर प्रचार हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरे धर्म के जो 99% लोग वहां पर रहते हैं वह सब डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और कानून व्यवस्था पर बनी रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि समुदाय विशेष का एक आदमी आता है और पीछे से 50 आदमी को लेकर आता है और हर जगह छज्जे लगा दिए जाते हैं। जिन्होंने आरोप लगाया विधायक बलवीर वर्मा ने। इस तरह की जो गतिविधियां हैं इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, जिन्होंने मांग की है। धनाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए अब देखिए इसमें जो है वो लोक निर्माण मंत्री ने भी अपनी बात कही है आज। उन्होंने कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। उन्होंने सदन में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस मामले में कुछ की टोन ज़्यादा खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लेकर आई थी, हम कानून के दायरे में रहकर इस मामले में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मस्जिद पुराने रिकॉर्ड में है। 2010 में यह मामला संज्ञान में आया। एमसी कमिश्नर कोर्ट में यह केस चल रहा है। पुरानी मस्जिद तोड़कर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया गया है। एमसी शिमला इस पर कार्रवाई भी की है। उन्होंने
ने कहा कोर्ट अगर अवैध बोलता है तो नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आज मंत्री रणधीर सिंह तो हटाने की बात कही है, लेकिन जो मंत्री विक्रमादित्य सिंह उन्होंने कहा कि हम जैसे ही कोर्ट कहेगा कि अवैध है, हम इसको नियमों के अनुसार तुरंत इस पर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अगर अवैध हुआ तो हटाएंगे, नहीं हुआ तो जिस तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से आगे सरकार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, जो विपक्ष इसको तूल देने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर जो है वो सभी समुदाय के लोग रह रहे हैं, और ऐसे अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर हमारी जो सरकार है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो बड़ी खबर है बता देते हैं आपको, कल ठीक 12:30 बजे संजौली में एक बड़ा हल्ला बोल होना है, और ये जो हल्ला बोल करने वाले हैं ये देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और स्वर्ण मोर्चा का हल्ला बोल है। और इनका यही कहना है कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाया जाना चाहिए। यानी कल शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद, जो कथित अवैध मस्जिद विवाद है, उसको लेकर के एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो वहां पर होने वाला है। तो ये हो गया जी मस्जिद को लेकर। अब बताते हैं आपको कि आज प्रश्नकाल में क्या हुआ है। विधानसभा मॉनसून सत्र के दिन आज जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण तरीके से चली है आज। हालांकि जो कांगड़ा एयरपोर्ट है उसको लेकर आज सुबह हल्की नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट में मुआवजे के मामले में कहीं भी भेदभाव होगा तो उसे सरकार गंभीरता से देखेगी। वहां के निवासियों को उचित मुआवजा मिले, इस पर काम चल रहा है। बल एयरपोर्ट के काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की किसी को बंद करने की कोई मंशा नहीं है। सीएम सुक्खू ने धर्मशाला के जो भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा और जो शाहपुर के कांग्रेस के विधायक केवल सिंह पठानिया, उनके संयुक्त सवाल के उत्तर देते हुए ये बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और चुराह के जो भाजपा के विधायक हंसराज, उन्होंने भी इसी मामले पर अनुपूरक जो सवाल है वो किया आज विधानसभा में। इस पर सीएम ने जो रिप्लाई दिया बताते हैं आपको। सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले 5 साल में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। इस संबंध में चंबा, चांशल जैसे कई इलाकों को भी पर्यटन के हिसाब से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, और जो कांगड़ा है उसको टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है, और वहां पर भी जू बनाया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें और भी हो रही है। अब इस पर जब ये कह रहे थे सीएम, तो बीच में जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कभी कहते हैं कि कांगड़ा को विंटर कैपिटल बना देंगे, विधानसभा भी वहां पर चलती है 4-5 दिन, बात करते रहेंगे, जमीन स्तर पर कुछ नहीं होता है, और पर्यटन कैपिटल शब्दों में नहीं हो सकती है। पर्यटन कैपिटल शब्दों में नहीं हो सकती है। 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं अगर वो दी जा रही है वो तो तर्कसंगत नहीं है। वहां पर जमीन स्तर पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है, ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर कुछ बातें इनकी कंफ्यूजन करने वाली होती है। भाजपा के समय में शिमला जो एयरपोर्ट को लागू करने की जो लड़ाई है कांग्रेस ने लड़ी। इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश को जो कांगड़ा एयरपोर्ट है उसकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस ने लड़ी, और पूरे हिमाचल को सरकार हेलीपोर्ट से जोड़ने का जो है प्रयास कर रही है। मंडी का जो एयरपोर्ट है अभी बन रहा है, इसमें कई औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। वित्त आयोग ने कांगड़ा के लिए 400 करोड़ और जो बल के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की जो बात है वो कही है। अगर झूठ लगता है तो इसको लेकर के आप प्रिविलेज मोशन भी ला सकते हैं विधानसभा में। कांगड़ा में सेक्शन 21 की अधिसूचना जारी हो गई है और होने वाली है, और अधिग्रहण भी जल्द शुरू होने वाला है। जयराम यहां पर बैठकर कहते थे कि बल इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमने इसे भी बनाने का प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया है, और जो मंडी का शिवधाम है उसको भी प्रदेश सरकार ही बनाएगी जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये अंदर जुबानी हमले बोले और ये कहा है कि जो चाहे वो बल एयरपोर्ट हो या फिर कांगड़ा एयरपोर्ट, इसमें विस्तार करने की जो बात है वो बहुत जल्द आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सुधीर शर्मा ने एक सवाल पूछा है आज, जो सवाल जो पूछा विधानसभा में, ये कांगड़ा को जो टूरिज्म कैपिटल घोषित करने की बात है कही गई है, क्या इसकी सूचना हुई है? इसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि टूरिज्म के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। बजट में जब घोषणा हो जाती है तो अधिसूचना करने की जरूरत नहीं होती है। ये स्कीम बजट में आ गई है, जो इसमें सुविधाएं चाहिए उसकी बाद में अधिसूचना कर दी जाएगी। जिस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना केवल राजनीतिक लाभ लेने तक सीमित नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए 20 महीने हो चुके हैं, अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से कहा कि आप कांगड़ा को
चूर्ण की गोलियां दे रहे हैं। कांगड़ा के महत्व को समझते हुए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? आप सिर्फ बातें करते रहेंगे या फिर जमीन स्तर पर भी काम करेंगे, ये उन्होंने कहा। और पर्यटन राजधानी केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए, इसको धरातल पर भी उतारना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा विधायक डॉक्टर जनकराज और विधायक जीतराम कटवाल ने आज उद्योगों के पलायन को लेकर के सवाल किया। इसका जवाब उद्योग मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2024 तक प्रदेश में 5293 जो नए उद्योग है वो आरंभ हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल एक इकाई मैसर्ज के किरण पी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये हरियाणा राज्य में पलायन हुआ है, बाकी जो पलायन है वो नहीं हुआ है। जो बात विपक्ष कह रहा है वैसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सरकार अपनी उद्योग नीति के अंतर्गत निवेश हेतु अनुकूल माहौल प्रदान कर रही है एवं औद्योगिक नीति 2019 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन है उससे नई इकाइयों को भी दिया जा रहा है। तो ये रिप्लाई किया। इसके अलावा जो विधायक है पवन कुमार काजल, उन्होंने कांगड़ा क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धा तथा विधवा पेंशन के लंबित मामलों को लेकर सवाल पूछा। इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गत 3 वर्षों में कांगड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धा पेंशन और जो विधवा पेंशन है इसके 175 व 25 जो मामले हैं वो लंबित हैं, यानी टोटल 200 मामले लंबित है। ये जो है वो रिप्लाई किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए 10 अंकों के साक्षात्कार को अवैध ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया। ये बड़ी खबर है। जो वन मित्र भर्ती है उस पर ये आज डिसीजन आया है हाईकोर्ट से। जो 10 अंकों का जो साक्षात्कार है ये अवैध है, ये हाईकोर्ट ने माना है। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी ने साक्षात्कार के प्रावधान को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इन भर्तियों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार लेने का जो निर्णय लिया है। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का जो निर्णय बिना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के लिए ले लिया, क्योंकि सरकार ने ही वर्ष 2017 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है उनकी भर्ती के लिए साक्षात्कार न लेने का जो नीतिगत फैसला है वो लिया था। इसलिए सरकार का केवल इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का जो निर्णय है ये भेदभावपूर्ण है, ये हाईकोर्ट ने माना। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि यह भर्तियां बिना साक्षात्कार के तय प्रक्रिया के अनुसार ही की जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वन विभाग के तहत होने जा रही 2061 वन मित्रों की भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और मामले के अनुसार जो प्रार्थी है दीक्षा पंवर, उन्होंने आरोप लगाया था कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवाने जा रही है, जबकि 17 अप्रैल 2017 को प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उसके लिए साक्षात्कार न लेने को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी की थी। आरोप था कि सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के विपरीत वन विभाग 10 अंकों का जो साक्षात्कार हैं वो करवा रहा है और अपने जो चहेते हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज हाईकोर्ट से बड़ा डिसीजन हुआ है, यानी जो 10 अंकों का साक्षात्कार है वो अब नहीं होगा, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा बात करें, सिरमौर जिला से एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर एक पूर्व प्रधान है, इन्होंने धोखाधड़ी की थी। पुराने प्रधान थे लेकिन कार्रवाई अब इन पर होगी। जिला सिरमौर के पुलिस थाना शिलाई में एक पूर्व पंचायत प्रधान के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई प्रदीप सिंह निवासी गांव विश्वास शिलाई की शिकायत के आधार पर जो है वो किया है। पुलिस को दी शिकायत में प्रदीप सिंह ने बताया कि साल 2006 से 2011 तक साधुराम ग्राम पंचायत बेला का प्रधान रहा। आरोप है इस पर साधुराम पर, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। इसके साथ ही पंचायत के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और जो कटिंग है वो भी की है, जबकि मौके पर कोई काम ही नहीं हुआ है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 3,50,000 रुपए पंचायत खाते से चेक द्वारा बैंक से खुद निकाले और उनको अपने खाते में जमा करवाए, जो कानूनन गलत हैं। कोई भी प्रावधान पंचायत खाते से, कोई प्रधान पंचायत खाते से अपने खाते में या चेक द्वारा अपने लिए रुपए नहीं निकाल सकता है। शिकायत के मुताबिक संबंधित राशि का पंचायत में कोई भी हिसाब नहीं है और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है,
प्रदीप सिंह ने इस राशि में गड़बड़झाले का जो आरोप है वो लगाया है। और यही नहीं, जो आरटीजीएस का रिकॉर्ड भी है वो भी गुम जो है वो हो गया है, ताकि करवाया गया है ताकि हेरा फेरी का पता ना लग सके। शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह ने शिकायत में ये भी कहा है कि पीपी जो मस्टोल मनरेगा वो जनरल कार्य जो लंबित जो संबंधित प्रधान द्वारा इशू होते हैं उसमें भी कटिंग, ओवर राइटिंग और एक मस्टोल बिना तारीख का जो है वो बिना तारीख का, और न ही उसमें जो है वो कटिंग में बिना तारीख के जो है वो किए गए हैं। पूर्व प्रधान ने पंचायत की जो रसीदें दी है वो भी बिना पते की जो है वो दी हुई है, उसमें कोई पता नहीं है किसकी रसीदें हैं वो। तो आरोप लगे हैं पूर्व प्रधान पर और इन पर अब जो है वो शिकायत की गई है और जो मामला है वो इनके खिलाफ दर्ज हो गया है और अब आगामी जो कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जाएगी। तो एक पूर्व प्रधान है, पुराना मामला है, लेकिन बात वही है कि अगर आपने गड़बड़झाला किया है तो उसमें जो है वो बाद में भी कार्रवाई होती है। इसके अलावा बात करें, पंचरुखी पुलिस थाना के अंतर्गत कार्यरत 4 पुलिसकर्मी आज आग की चपेट में आकर झुलस गए। इनमें से 3 पुलिसकर्मी हैं जबकि एक जो पुलिस विभाग का कुक है। दरअसल पुलिस थाना के अंतर्गत पकड़ी गई अवैध शराब को आग के हवाले करने की प्रक्रिया को अंजाम ये दे रहे थे। इसी दौरान आग फैल गई तो शराब जलाने का जो कार्य कर रहे थे उक्त पुलिसकर्मी वो आग की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद झुलसे पुलिसकर्मियों को नागरिक चिकित्सालय पालमपुर लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी भी सिविल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आग की चपेट में आकर झुलसे पुलिसकर्मियों को सिविल अस्पताल पालमपुर में प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, उसके बाद टांडा रेफर किया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं आप सोचने वाली खबर है। जो वहाँ पर अवैध जो वहाँ पर शराब थी उसमें आग लगा दी जा रही थी, उसी में वो झुलस गए। एक बहुत ही दुखद खबर है हमीरपुर जिला से। यहाँ पर जो एक स्कूली बच्चे हैं उनकी पिटाई हुई है। देखिए, एक स्कूल में पूर्व छात्रों ने स्कूल में घुसकर 3 स्टूडेंट के साथ मारपीट की है। इतना ही नहीं, इन आरोपियों पर स्कूल की एक छात्रा ने छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल हमीरपुर के एक स्कूल में 2 दिन पहले पूर्व छात्रों ने एक स्टूडेंट के साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत पर एसपी कार्यालय में स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक हुई जिसमें केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के जो प्रिंसिपल है सुनील चौहान और स्कूल प्रबंधन के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहे। और इस दौरान एसपी से उन्होंने जो है वो शिकायत भी की और बताया कि कैसे जो है मारपीट हुई है ताकि स्कूल में जो माहौल है वो खराब ना हो आगामी समय में। अब देखिए, इसमें जो एसपी ने आज बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो पूरा मामला 31 अगस्त को हमीरपुर में एक स्कूल में 12वीं कक्षा के 3 स्टूडेंट से कुछ पूर्व छात्रों ने मारपीट की थी। घटना बीते शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। इस दौरान 10 से 15 युवा नशे में धुत होकर जंगल के रास्ते स्कूल में कैंपस में घुस गए। इसके बाद इन युवाओं ने स्कूल के छात्रों के साथ मारपीट की। इस बीच इन आरोपियों ने एक छात्र पर डंडे से भी वार कर दिए। जब स्कूल के शिक्षकों को इसका पता चला तो उन्होंने बीच बचाव किया। इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इन आरोपियों ने स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़खानी भी की है। जो आरोप लगा है, स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामले की शिकायत पर पुलिस ने 7 आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो सोचने वाली बात है जी, पूर्व छात्र थे स्कूल के ही, वो आते हैं नशे के हालत में और फिर स्कूल में आकर हंगामा करते हैं और मारपीट करते हैं, छेड़खानी करते हैं। इनको अरेस्ट कर दिया गया है और मामला जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं मौसम को लेकर। प्रदेश में जो मौसम है वो अभी 9 तारीख तक खराब रहेगा। हालांकि आज येलो अलर्ट था, कल से मौसम खराब तो है लेकिन कम जिलों में मौसम खराब है। तो ये मान के चलिए प्रदेश में जो मानसून है वो इसी माह विदा होगा। मानसून प्रदेश में जो हमारे पास सूचना है 26 सितंबर को जो है वो विदा होने की सूचना है। और जो बाकी जानकारी है वो यही है कि अभी अगले 2-3 दिन जो मौसम है वो थोड़ा कुछ जिलों में खराब रहेगा, बाकी मौसम साफ रहने वाला है। और कल कांगड़ा, शिमला, मंडी में कुछ क्षेत्रों में जो है वर्षा होने का पूर्वानुमान। अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।